जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और रेलवे एग्जाम 2024 के लिए हम लोग ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अप टू द 2023 तक, वो सारे प्रश्न हम जो है आपको चैप्टर वाइज हम करते चलेंगे। और उसमें आपसे इससे ये अनुभव पता चलेगा कि जो है वो किस प्रकार का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे जेई का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, या इसके अलावा टेक्नीशियन का एग्जाम हो। यानी कि रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है जो होने वाले हैं या होंगे, वो सारे एग्जाम में जो है वह हम सारा क्वेश्चन का जो है कलेक्शन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। उसके बाद जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इस प्रकार से हम साइंस भी सारा क्वेश्चन हम करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ज्योग्राफी समाप्त करेंगे। ज्योग्राफी में जो है वो चैप्टर कौन सा है? आपका ब्रह्मांड। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला कह रहा है, प्रश्न संख्या कहता है कि इस ब्रह्मांड में, ठीक है, इस ब्रह्मांड में जो है मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन कह रहा है क्रिस्टल, दूसरा ठोस, द्रव्य या द्रव्य। ठीक है, यह प्रश्न आया है आपको आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आपको 9/1/2021 का सेकंड शिफ्ट में जो है आपको यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जो है जो भी प्रत्येक वस्तु जो आपका स्थान छेकता है, ठीक है, स्थान छेकेगा या हम उसको अनुभव कर सकते हैं, वो सारे वस्तु जो है वह क्या कहलाते हैं? ठीक, वह सारे वस्तु जो है वह पदार्थ या तो द्रव्य कहलाते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने जो है क्या कहा है? उसे वैज्ञानिकों ने जो है आपका द्रव्य कहा। क्या कहा है? द्रव्य यानी कि पदार्थ कहा है। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ बोल सकते हैं या तो उसी को हम द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्य, या इसका अंग्रेजी देखेंगे तो आपका क्या होता है? मैटर। मैटर मतलब पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। और वह मतलब पदार्थ किसे कह सकते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहला कि जो है स्थान घेरेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है अगर उसको में अपना द्रव्यमान है, ठीक है, अपना द्रव्यमान है, द्रव्यमान होता है जिसका जो है अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम कर सकते हैं, यानी हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? वह पदार्थ जो उसे हम पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे, या तो हम द्रव्य कहेंगे। जैसे आपका लोहा हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कागज, ये सभी जो है वो क्या कर रही है? हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है उसका अनुभव कर सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा। और साथ ही साथ यह स्थान भी घेरती है और इसका अपना एक द्रव्यमान भी होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्रव्य, मैटर या पदार्थ कहेंगे। द्रव्य नहीं, ये द्रव्य का मतलब होता है आपका लिक्विड। ये द्रव्य का मतलब हो गया आपको लिक्विड, और ये द्रव्य का मतलब होता है आपको पदार्थ। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्रव्य होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कहता है कि आकाशगंगा के निकटतम, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की जो है निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ड्वार्फ गैलेक्सी, आपका सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या आपको पिनव्हील गैलेक्सी। ठीक है, आपको बताना है। और यह प्रश्न आया है आपको आरबी एनटीपीसी, ठीक है, 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, तो आकाशगंगा, सबसे पहले हमको इसमें समझना पड़ेगा कि आकाशगंगा होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि जो है वह आकाशगंगा के जो है सबसे निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी, मतलब दूसरी गैलेक्सी का मतलब क्या? गैलेक्सी का मतलब आकाशगंगा, यानी हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक जो दूसरी आकाशगंगा होगी उसका नाम पूछ रहा है। क्लियर है? तो आकाशगंगा जो होता है आपको ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को जो हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा कहेंगे। यानी ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो जो तारों का जो असंख्य समूह होगा, तारों का असंख्य समूह, असंख्य मतलब जिसका कोई काउंट ही नहीं है, तारों का असंख्य समूह को हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा कहेंगे। क्या कहेंगे? आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा को जो है वह अंग्रेजी में गैलेक्सी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? गैलेक्सी भी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी आकाशगंगा जो है, जिसमें अच्छा इस आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो है, इस आकाशगंगा तारों का संख्य समूह को आकाशगंगा कहेंगे। इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार
या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पाइरल बोल सकते हैं, सर्पिलाकार बोल सकते हैं, या तो हम स्पाइरल इसका आकार को हम बोल सकते हैं। और इसका आकार का जो है आपको मतलब कि 3 छोरों में जो है, जैसे ये है, ये ऐसे रहता है, ऐसे स्पाइरल टाइप से, तो इसका जो है वो एक छोर हो गया, ठीक है, 2 छोर हो गया, और ये आपका 3 छोर हो गया। तो इस प्रकार से जो है स्पाइरल रहेगा, और इसका जो है ये छोर, और जो नए अवस्था के तारे जो होंगे वह इसके छोरों में होंगे। नए अवस्था के तारे जो होंगे, ठीक है, ये तारे जो नए अवस्था के तारे होंगे ये इसके छोरों में होंगे। और जैसे जैसे तारों की आयु जो है वह घटती जाएगी तो इसके मध्य भाग में तारे आ जाएंगे। और जब तारे जब अपने अंतिम अवस्था में चले जाएंगे तो इसके मध्य मतलब केंद्र में आ जाएंगे। और इस केंद्र भाग को जो है हम कहा जाता है आपको ब्लैक होल या बल्ज कहते हैं। ठीक है, गंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं, यानी ये मध्य वाला भाग जो है ये बल्ज है, और ये बल्ज के जो केंद्र में है इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक होल कहेंगे। यहाँ तक समझ, तो ब्लैक होल में तारे कब आएंगे, जब तारे अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाएंगे तभी जो है वह ब्लैक होल में आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी हम समझ गए कि तारों के जो स्वयं समूह होगा उसे हम आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहेंगे। आकाश गंगा का आकार जो है वह स्पाइरल यानी ये होगा, और आकाश स्पाइरल मतलब इस प्रकार से। और ये स्पाइरल के जो है 3 छोर होते हैं। और ये नए युवा अवस्था के जो तारे होंगे, जो ज्यादा चमकता है वो इसके छोरों में अवस्थित होंगे। जैसे जैसे तारे की आयु कम होगी तो इसके मध्य भाग में आ जाएंगे, मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। और बल्ज में ही जो है आपको ब्लैक होल होता है। और जब तारे की अपनी अंतिम अवस्था होगी तो जाकर ब्लैक होल में जाकर के वह नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमारी आकाश गंगा, ठीक है, हमारा पृथ्वी या हमारा सूर्य या हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में रहता है उस आकाश गंगा को जो हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में रहेगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम मंदाकिनी या तो इसी को हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे उसे हम मंदाकिनी कहेंगे, यानी मिल्की वे। इसी को जो है दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। क्या, दुग्ध मेखला, क्या नाम से जानेंगे, दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। और इसका भी आकार कैसा होगा, तो इसका भी आकार जो है स्पाइरल ही होगा। क्लियर है, इसका भी आकार क्या होगा, स्पाइरल ही होगा। और और ये हमारी आकाश गंगा यानी दुग्ध मेखला, तो ये जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला। क्लियर है, तो इससे जो सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है, ठीक है, उसी का नाम पूछ रहा है। ठीक है, उसी का नाम पूछ रहा है। और हमारे आकाश गंगा मान ली सपोज ये आपका मिल्की वे है, ये आपका मिल्की वे है। तो इस मिल्की वे से सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है उसका नाम पूछ रहा है प्रश्न में। और उसका नाम जो होगा, ठीक है, उसका नाम जो होगा वो होगा आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी। किस नाम से जानते हैं उसे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यानी हमारे आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे नजदीक का आकाशगंगा जो होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा, ये याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यानी हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य पृथ्वी है उसे हम कहेंगे मिल्की वे। और हमारा मिल्की वे से सबसे नजदीक का जो दूसरा आकाशगंगा जो है उसे हम कहेंगे एंड्रोमेडा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये एंड्रोमेडा जो है इसकी दूरी जो है वह कितनी है, ठीक है, ये एंड्रोमेडा का एक नाम और है, इसे जो है आपको M31 के नाम से भी जाना जाता है। और तथा इसमें जो है लगभग 1 ट्रिलियन तारे जो है वो लगभग विद्यमान है। और यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से जो है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी, अगर इसकी दूरी हम बात करें तो इसकी दूरी जो है आपको 2.5 आपको मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है। कितनी है, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है हमारी आकाशगंगा से सबसे निकटतम आकाशगंगा आपको एंड्रोमेडा है। और एक प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 इंटू 10⁻, ठीक है, 12 किलोमीटर जो है आपको एक प्रकाश वर्ष बराबर किलोमीटर में होता है, यानी 10⁻12। और हमारा मंदाकिनी से जो है एंड्रोमेडा जो है कितनी दूरी है, तो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष जो है आपको दूरी। समझ रहे हैं कितनी दूरी है, फिर भी हम इसको सबसे नजदीक का जो है आकाशगंगा हम मानते हैं। क्लियर है, तो ये पृथ्वी से जो है वो इतनी करीब है कि आपको ये ठंड के दिनों में, ये आकाशगंगा जो है आपको एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है, ये आपको ठंड के दिनों में जो है आकाश में एक सिगार मतलब सिगरेट जो होता है ना, सिगरेट जब कोई पीता है तो सिगरेट पीने के बाद जो उसे धुआं निकलता है तो उस धुएं के समान आपको दिखाई देगा। ठीक है, कब दिखाई देता है, शरद ऋतु में। कब दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको शरद ऋतु में जो है
शरद ऋतु में, शरद ऋतु में यह आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो सिगार जो होता है यानी सिगरेट के धुएं के समान जो है आपको ये एंड्रोमेडा जो आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये एंड्रोमेडा दिखाई देगा। और अगर ये आकाशगंगा हमारा जो है मिल्की वे है, दूसरा एंड्रोमेडा है, और अगर एक और आकाशगंगा जो है को मिला देंगे तो ये 3 आकाशगंगा का समूह जो है इसे हम सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है? 3 आकाशगंगा को हम मिला देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर कहेंगे। सुपर क्लस्टर कहेंगे। यानी सुपर क्लस्टर जो होगा वो 3 आकाशगंगाओं का जो है वो समूह होगा। तो हमारी आकाशगंगा मिल्की भी है, दूसरा तो निकल गया आपको एंड्रोमेडा जिसे जो M31 कहते हैं, और तीसरा जो आकाशगंगा जो हमारा सुपर क्लस्टर में जो है उसका नाम क्या है? NSG। ठीक है, NGC M33। इसका नाम क्या है? NGC M33 के नाम से जो हम जानते हैं। तो 3 आकाशगंगाओं को जब मिलाएंगे तो उसे जो हम सुपर क्लस्टर कहेंगे। और हमारा सूर्य या पृथ्वी जिस आकाशगंगा यानी हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में है उसे हम मंदाकिनी या मिल्की वे, इसी को दूध मेखला कहा जाता है। और हमारे आकाशगंगा से सबसे नजदीक आकाशगंगा जो है वो एंड्रोमेडा, जिसे जो है वो M31 के नाम से भी जाना जाता है। और यह हमारी आकाशगंगा से जो है वो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और यह एंड्रोमेडा जो है वह शरद ऋतु में जो है आपको एक धुएं मतलब सिगार के धुएं के तरह जो आपको दिखाई देगा। और इसका आकार कैसा होगा? तो इसका आकार जो है वह सर्पिलाकार होता है, या जलेबी की तरह सर्पिलाकार होगा। और इसके जो है 3 भुजाएं होंगी। कितने भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। और इसके 3 भुजाओं में जो है वह नए अवस्था यानी युवा अवस्था के तारे जो है वह इसके भुजाओं में ही पाया जाएगा। और जैसे जैसे तारे की आयु कम होगी तो इसके जो है मध्य भाग में आ जाएंगे, जिसे हम बल्ज कहते हैं। और बल्ज में जो है ये आपका ब्लैक होल होता है। ठीक, और ये ब्लैक होल होता है। और ये केंद्र को हम क्या कहेंगे? ब्लैक होल। जब तारे अपनी अंतिम अवस्था में आ जाती है यानी जब बुढ़ा हो जाएगा तब वह ब्लैक होल में चला आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो प्रश्न कह रहा था कि आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यहाँ ये आकाशगंगा किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी के बारे में बात कर रहा है। प्रश्न को समझना होगा। मंदाकिनी के बारे में बात कर रहा है, यानी हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी से जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी मतलब कौन सा जो है निकट का गैलेक्सी, सारा आकाशगंगा तो स्पाइरल ही है। तो जो स्पाइरल गैलेक्सी जो है, ठीक है, वह कौन सी है? तो वह को एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी को जो है हम M31 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? M31। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कौन सा प्रश्न है? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा है? कौन सा सिद्धांत बात बोल रहा है? यानी बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया? पहला ऑप्शन कह रहा है आपको थॉमस गोल्ड के द्वारा, अल्बरूनी के द्वारा, ये तो इतिहासकार है, जॉर्ज लेमेंतेरे के द्वारा, या डॉक्टर एलन सेंडेस के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर एलन संडेस के द्वारा। यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे आरपीएफ में। ठीक है, एसआई के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपको सेकंड शिफ्ट में 11 तारीख को। और दूसरा पूछा गया आपको आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, आपको 30 दिसंबर को। ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में। तो प्रश्न कह रहा था बिग बैंग का सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया है? देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बिग बैंग सिद्धांत है क्या। तो कहता क्या है कि आपको बेल्जियम के जो है कोई खगोल शास्त्र या पादरी, यानी कि जो चर्च के जो ये पादरी होते हैं, यानी कि एक जैसे तो मंदिर में पंडित होते हैं उसी प्रकार से जो है चर्च में जो मतलब जिसे पूजा पाठ जो कराएंगे क्रिश्चियन में, उन्हें हम पादरी कहेंगे। तो बेल्जियम के जो है एक पादरी है, ठीक है, जिनका नाम जो है जॉर्ज लेमेंतिर। ठीक है, कहाँ के पादरी? तो बेल्जियम के पादरी, बेल्जियम के पादरी। तो बेल्जियम के जो पादरी होंगे, जो खगोल शास्त्र या ये बेल्जियम के पादरी जिनका नाम होगा जॉर्ज लेमेंतेरे। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम है जॉर्ज लेमेंतेरे। लेमेंतेरे, जॉर्ज लेमेंतेरे ने जो है सन 1900, ये जॉर्ज लेमेंतेरे जो है वो सन 1927 ईस्वी में जो है, कब? 1927 ईस्वी में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये बेल्जियम के जो है पादरी होंगे, यानी कि जो क्रिश्चियन में जो चर्च के जो पादरी होते हैं उसी को ये माने एक तरह से यह जॉर्ज लेमेंतेरे क्या है? एक क्रिश्चियन है जो 1927 ईस्वी में जो है वह
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब एक सिद्धांत दिया था जिसे जो है बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? बिग बैंग सिद्धांत। क्या? बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। और यह बिग बैंग सिद्धांत जो है इसे हम इंग्लिश में भी बिग बैंग ही बोलते हैं, बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी यानी सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए तो कई सारे जो है वो थ्योरी सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा जो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है वही जो है सबसे मान्य है। और इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है लगभग कितने अरब वर्ष हुई है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो लगभग जो है 15 अरब वर्ष पहले हुआ है। कितने अरब वर्ष? 15 अरब वर्ष जो है वह पहले हुआ है। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट नासा के अनुसार जो है वह ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो है वो लगभग, यानी कि नासा का जो ताज़ा रिपोर्ट है, हमारा जो नासा एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी है नासा एजेंसी के अनुसार ब्रह्मांड का उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति कब हुआ है? तो इसके अनुसार कहता है कि आपको 13.7 अरब वर्ष है। ये अब बदल गया है, ठीक है, यह ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम इसी के अनुसार समझ के रखेंगे, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है नासा के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है कब हुआ है? तो 13.7 अरब प्रकाश वर्ष। लेकिन ये बेल्जियम जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 15 अरब वर्ष हुआ है। और यह ब्रह्मांड जो है वह क्या है? ठीक है, यह बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड जो है यानी 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था, ठीक है, और वह अग्निपिंड में जो है भारी पदार्थों से निर्मित था। लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से जो है अचानक इसमें जो है सपोज मान लिया जाए ये आपका क्या है, ये जो है ऐसा एक अग्निपिंड है, ठीक है, अग्निपिंड है, ऐसा जॉर्ज लेमेंटेरे का कहना है। यह अग्निपिंड है जो कि भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया में अचानक इसमें विस्फोट हुआ, जिसमें जो है पदार्थ का बिखराव हुआ। ये जब इसमें विस्फोट हो जाएगा तो ये सब जो है इधर इधर छितरा जाएंगे, ठीक है। विस्फोट होने के बाद जो है वो क्या हुआ, उसका बिखराव हो गया, और बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। और इन पदार्थों के समूहन से जो है विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है, मतलब जितने ब्रह्मांड पिंड आप देख रहे हैं, तारे, ग्रह, सूर्य, ये सभी का निर्माण जो है वो इस विस्फोट के बाद ही हुआ। और पुनः विस्फोट, और फिर से एक विस्फोट होता है तो पुनः विस्फोट के समूहन के असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? यानी कि बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने कहा है कि एक जो है वह अग्निपिंड था, उस अग्निपिंड में जो है महाविस्फोट होता है, महाविस्फोट होने के कारण ये सभी पदार्थ जो है वह काले पदार्थ के रूप में परिवर्तित, मतलब बिखर जाते हैं। और उसी का जो अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सब एक जगह इकट्ठा हो गया, तो वह तारे बन गए, हमारा सौर मंडल भी बन गया। और हमारे सौर मंडल में ग्रह और सूर्य है और अनंत अनेक तारे हैं। तो इसका जो है निर्माण जो है वो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है वह विस्फोट के कारण हुआ है, इसलिए इसे विस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आया? यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपको द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? जॉर्ज लेमेंटेरे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वह कितना वर्ष पुराना है? ठीक है, हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? देखिए, हमारा ब्रह्मांड जो अगर देखा जाए तो अगर जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार सोचे तो हमारा ब्रह्मांड जो है वह लगभग 15 अरब वर्ष पुराना है। कितना अरब वर्ष? 15 अरब वर्ष जो है पुराना। किसके अनुसार? जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार। और जॉर्ज लेमेंटेरे ने जो है वह बिग बैंग सिद्धांत का थ्योरी दिया था। जॉर्ज लेमेंटेरे, कौन? जॉर्ज लेमेंटेरे। ये कहाँ के रहने वाले? तभी हमने बताया आपको, जॉर्ज लेमेंटेरे जो है बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? आपको बेल्जियम के रहने वाले हैं। ये आपको बेल्जियम के रहने वाले हैं। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने जो है आपको बिग बैंग सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? तो बिग बैंग सिद्धांत दिया है। बिग बैंग थ्योरी को लिख सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार जो है वह अग्निपिंड का महाविस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण जो है वह ब्रह्मांड में विभिन्न जो ग्रह है, तारे, उनका निर्माण हुआ। तो इनके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड जो है वह 15 अरब वर्ष पुराना है। लेकिन नासा के नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किसके अनुसार? ये हो गया जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार 15 अरब वर्ष पुराना बोलता है,
ठीक है। और नासा का जो है आपको ताज़ा रिपोर्ट जो आया है उसके अनुसार जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, यानी कि नासा जो हमारे स्पेस एजेंसी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके अनुसार जो आपको 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, अरब वर्ष जो है पहले हुआ, पहले हुआ। ठीक है, तो 13.7 अरब वर्ष जो है ये किसके अनुसार है, तो ये आपको नासा का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है इसका जो आपको यह बताया गया है कि 13.7 अरब वर्ष पहले। और जॉर्ज लेमन तेरे जो बेल्जियम के पादरी रहेंगे या खगोल शास्त्र रहेंगे उनके अनुसार जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हुआ है। और उसका जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित जो है बिग बैंग थ्योरी जो आपको जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति नासा के ताजा रिपोर्ट के अनुसार कब हुआ है, यानी 13.7 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 कहता है कि जॉर्ज लेमन तेरे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जॉर्ज लेमन तेरे का संबंध, अभी हमने आपको बताया कि जॉर्ज लेमन तेरे का संबंध जो है, ऑप्शन कह रहा है कि बिग बैंग विस्फोटक सिद्धांत से, विद्युत धारा के खोज से, डीएनए अम्ल की खोज से, या सौर प्रणाली की खोज से। सौर प्रणाली की खोज तो कोपरनिकस ने दिया है, ये तो होगा नहीं। तभी हमने पीछे भी आपको बताया कि जॉर्ज लेमन तेरे का संबंध जो है वह किससे है। ठीक है, बिग बैंग या वहाँ विस्फोटक सिद्धांत से। यह कब दिया गया था, तो जॉर्ज लेमन तेरे के द्वारा जो है यह सन 1927 ईस्वी में जो है वह दिया गया था। कौन सा सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। और इसके अनुसार जो है कहा गया कि हमारा ब्रह्मांड जो है उसके पहले जो है एक बहुत ही विशाल अग्निपिंड था, उसमें भारी पदार्थों से निर्मित था। लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट होता है और जिसमें पदार्थ का जो है बिखराव हो जाता है और काले व समान पदार्थ जो है वो बन जाते हैं। और इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न आकाशीय पिंडों का जो है निर्माण होता है। क्लियर है, तो ये सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहलाता है, जो कि 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमन तेरे के द्वारा दिया गया है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत जो है यह जॉर्ज लेमन तेरे के द्वारा दिया गया, कब, तो 1927 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको यह बेल्जियम के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, ये आपको यह बेल्जियम के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपको बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत दिया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि आकाश गंगा यानी मिल्की वे का आकार कैसा होता है। अभी हमने आपको बताया कि आकाश गंगा जो है वो तारों के असंख्य समूह को हम क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे। तारे के असंख्य समूह को हम आकाश गंगा कहेंगे। और आकाश गंगा का आकार जो है वह स्पाइरल होता है। ठीक है, आकाश गंगा का आकार कैसा होगा, ठीक है, आकार जो है वह स्पाइरल होगा, ऐसे। ठीक है, और स्पाइरल इसका जो है वो 3 भुजाएं होंगी, यह 3 भुजाएं होंगी। और इसका आकार जो है वह कैसा है, पहले आकार देख लेते हैं। तो आपको सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार, इसको जो हम स्पाइरल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरल बोलते हैं। और जो युवा अवस्था के जो तारे होंगे, युवा अवस्था के जो तारे होंगे वह तारे इसके छोरों पर होंगे। ठीक है, ये तारे इसके छोरों पर होंगे। और जो जैसे जैसे तारे की आयु जो है वह बढ़ती जाएगी, जब जब किशोरावस्था में आ जाएंगे यानी कि मिड एज में, तब ये इसका ये मध्य भाग में आ जाएंगे और इसके मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। और जब तारे की अपनी अंतिम अवस्था आ जाती है, ठीक है, तो ये आपके केंद्र में चले जाएंगे और इस केंद्र को जो है वह क्या कहते हैं, हम ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। क्लियर है। तो जितने भी आकाशगंगा है, यानी कि हमारे, देखिए आप दे दिया मिल्की वे, तो मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी रहता है, जिसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका आकार जो है वह स्पाइरल यानी सर्पिलाकार ही होता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। और आकाशगंगा नाम है जिसका 80% आकार जो है वह सर्पिलाकार ही होता है। ये कितना आकार सर्पिलाकार होता है, तो 80% जो है वह आकार सर्पिलाकार होता है। और इस आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी को जो है सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, तो यानी कि मिल्की वे को जो है, मिल्की वे यानी हमारी
अपनी आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी रहता है, तो इसे जो है सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा दिखा गया था। किनके द्वारा देखा गया था? तो गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा जो है देखा गया था। क्लियर है? किसके द्वारा देखा गया था? तो गैलीलियो के द्वारा जो है इसको मिल्की वे को देखा गया था। क्लियर है? क्लियर है? प्रश्न संख्या, यानी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है, इसका 80% भाग जो है वह स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारा मंडल नहीं है। यानी आपको प्रश्न जो दिया गया है इसमें जो है सारे 3 तारा मंडल हैं और एक जो है तारा मंडल नहीं है, वही आपको बताना है कि जो आपको तारा मंडल नहीं है। यह प्रश्न आया है आपको आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, 26/7 को, ठीक है, कब? फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी। मैं जितना प्रश्न बताऊंगा वो सारे रेलवे एग्जाम में आए हुए भी प्रश्न है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। रिपीट भी क्वेश्चन होता है कि किस प्रकार का जो है प्रश्न जो आपको पूछा जाता है, और इससे संबंधित हम थ्योरी बताते चलते हैं, तो इससे जो है वह आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक वाइज है, तो इससे और आपको ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे ये ब्रह्मांड से संबंधित जितने क्वेश्चन सब एक जगह इकट्ठा कर लिया हमने, तो उसको जो है आपको एक जगह जो है आपको बता देंगे, तो उससे थ्योरी भी बताते चल रहे हैं और उससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट जो है आपको क्लास हम दे दे पा रहे हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में से जो एक तारा मंडल नहीं है। ऑप्शन क्या है? कह रहा है शर्मिष्ठा तारा मंडल नहीं है, सप्तऋषि तारा मंडल नहीं है, काल पुरुष तारा मंडल नहीं है, या लुब्धक तारा मंडल नहीं है। तो देखिए आपको शर्मिष्ठा, सप्तऋषि या काल पुरुष ये सभी जो है वह तारा मंडल है। तो पहले हमको समझना होगा कि तारा मंडल क्या है। ठीक है, तारा मंडल क्या है? तो तारा मंडल जो है सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के ऐसे समूह के कारण जो एक विशेष आकृति का निर्माण करेगी। यानी कि मान ले सपोज ये तारा 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 ये बन रहा है, एक विशेष आकृति का निर्माण कर रही है, तो उसे हम तारे के समूह को क्या कहेंगे? हम तारा मंडल कहेंगे। ठीक है, तारे के समूह को हम क्या कहेंगे? तारा मंडल कहेंगे। यानी तारे का समूह जो एक विशेष आकृति का निर्माण करती है उसे हम क्या कहेंगे? तारा मंडल कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अभी तारा मंडल की संख्या कितनी है? तो तारा मंडल की संख्या जो है वह 88 है। कितनी है? 88। कहीं कहीं 89 भी देता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे तारा मंडल की संख्या कितनी है? तो 88 है। और इस 88 में जो है सेंट्रा और हाइड्रा दो तारा मंडल जो है सबसे प्रमुख है। कौन कौन से? तो एक का नाम है आपको सेंट्रो, सेंट्रो, और दूसरा का नाम है आपको हाइड्रा। दूसरा का क्या नाम है? हाइड्रा तारा मंडल। ये दोनों सेंट्रो और हाइड्रा जो है वो दो प्रमुख तारा मंडल है, जिसमें जो है सबसे बड़ा तारा मंडल आपको हाइड्रा है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा मंडल है, सबसे बड़ा। तो पूछ देगा आपसे कि सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा तारा मंडल जो है वो आपको हाइड्रा तारा मंडल सबसे बड़ा तारा मंडल। और तारा मंडल की संख्या कितनी है? तो 88 है। और तारों के समूह जो एक विशेष आकृति का निर्माण करेगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तारा मंडल कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ स्टार कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो ऐसे ऐसे जो है टोटल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। तो ये आपका शर्मिष्ठा जो है यह तारामंडल है। सप्तऋषि जो है तारामंडल है, 7 तारों का समूह होता है। काल पुरुष जो है ये भी तारामंडल है। लेकिन यह लुब्धक जो है, ठीक है, यह लुब्धक जो है यह तारामंडल नहीं है। ठीक है, यह लुब्धक जो यह लुब्धक जो है यह तारामंडल नहीं है। यह क्या है? यह जो है यह तारा है। यह तारा है जिसे जो है साइरस तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है हम साइरस तारा के नाम से भी जानते हैं। और यह ब्रह्मांड का जो है सबसे चमकीला तारा है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आपको साइरस तारा। ठीक है, इसे जो है डे स्टार भी कहते हैं। इसे जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो डे स्टार के नाम से भी इसे हम जाना जाएगा। और इसको खोजा जाएगा किसके माध्यम से? मतलब कहाँ पर आकाश में देखेंगे तो कैसे मिलेगा? तो इसको जो है ओरियन तारा मंडल के, ओरियन तारा मंडल के, ओरियन तारा मंडल के मदद से जो इसे खोजा जाता है। किस तारा मंडल के मदद से? ओरियन। और ओरियन को जो है शिकारी तारा मंडल भी कहा जाता है। ओरियन तारा मंडल, यानी ये 88 तारा मंडल में एक तारा मंडल है ओरियन। और इस ओरियन तारा मंडल के सहायता से ही जो है इसे जो है हम शिकारी या तो मृग तारा मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ओरियन तारा मंडल को क्या कहा जाता है? हंटर तारा मंडल या हंटर तारा मंडल, यानी कि शिकारी की तरह दिखता है इसलिए इसे हंटर तारा मंडल कहते हैं।
हंटर तारामंडल या इसी को मृग भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये ओरियन तारामंडल, हंटर तारामंडल, इसी के मदद से जो हम किसको खोजते हैं, लुब्धक तारा को या साइरस तारा को, इसी को डे स्टार भी कहा जाता है। इसे हम किस तारा के नाम से जानते हैं, तो इसे जो है साइरस तारा भी कहा जाता है। और यह साइरस तारा जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा होता है। ठीक है। तो ये ओरियन तारामंडल के अनुसार हम कैसे खोजेंगे वो भी हम समझ लेते हैं यहीं पे। देखिए ओरियन तारामंडल जो है, वह ओरियन तारामंडल जो है तो शिकारी की तरह दिखाई देगा। यानी कि एक तारा जो है इधर रहेगा, एक तारा इधर रहेगा, एक तारा इधर रहेगा। क्लियर है। फिर जो है आपको एक तारा इधर, एक तारा इधर और एक तारा इधर, और इसके बीच में जो है बहुत सारे तारे होंगे। ठीक है। और एक तारा इधर होगा, एक तारा इधर होगा। और इसका जो कमर देख रहे हैं, इसी के जो है वो ठीक दक्षिण, इधर हो गया दक्षिण, और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में ये हमारा जो है वो सबसे चमकीला तारा जो रहेगा, यही जो है आपको साइरस तारा होता है। ठीक है। साइरस तारा। ठीक है। कौन सा तारा, साइरस तारा, जो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है, और इसी को जो है लुब्धक कहा जाता है। क्लियर है। तो ये जो है आपको ये शिकारी की तरह रहेगा, यहाँ पर ये तारा है, और यहाँ पर ये ऐसे तारा है। ठीक है। और ये जो है ऐसे तारा रहेगा। ठीक है। तो ये देखिए कैसे शिकार बन जाएगा, शिकारी कैसे बन जाएगा ये देखते हैं। यानी कि साइरस तारा जो है वो किसके मदद से खोजा जा रहा है, आपको हंटर तारा मदद। देखिए ये अगर इसको हम मिला देंगे, ये ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया ये तारामंडल। देखिए ये देखिए आपको ये शिकारी की तरह दिख रहा है ना। तो इसके जो है आपको ये कमर यानी ये बेल्ट वाला जो तारा है, इसके ठीक दक्षिण पश्चिम में जो है ये हमारा साइरस तारा होता है, जिसे हम ओरियन यानी हंटर तारामंडल के मदद से खोजा जाता है। और यह जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा होता है। तो प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में जो है एक तारामंडल नहीं है। तो तारामंडल जो है आपको नहीं है, शर्मिष्ठा तारामंडल है, सप्तऋषि है, काल पुरुष है। यानी यहाँ नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो लुब्धक यानी साइरस जो है वो तारामंडल नहीं है, वह क्या है, एक तारा है। क्लियर है। जो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। और तारामंडल की संख्या कितनी होगी, तो 88 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि गैस धूल अरबों सितारों का समूह, जो विशाल समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, यानी क्या प्रश्न कह रहा है, फिर से एक और रिपीट पढ़ रहा हूँ। गैस धूल या अरबों सितारों का जो एक विशाल संग्रह है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, या विश्व कहते हैं। यह प्रश्न आपको आरआरबी यानी कि रेलवे एनटीपीसी 8 मार्च 2021 को आया फर्स्ट स्टेज में। देखिए गैस है, धूल कण है, या अरबों सितारे हैं, वह जो है एक बादल का जो है विशाल जो है वह संग्रह होता है। ठीक है। और ये विशाल संग्रह को जो है आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक, किसके रूप में जाना जाता है, आकाशगंगा के। यानी आकाशगंगा जो है वो तारों का समूह तो है ही, साथ ही साथ जो है इसमें अरबों तारे रहेंगे, गैस रहेंगे, धूल कण रहेंगे। ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जाने जाएंगे, तो उसे जो है वह आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा में तो असंख्य तारे रहेंगे ही, साथ ही साथ जो है उसमें धूल और गैस भी रहेंगे, तो उसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और आकाशगंगा का निर्माण का शुरुआत जो है वो हाइड्रोजन गैस से बने एक विशाल बादल के संचयन से होता है। ठीक है। ये मतलब हाइड्रोजन गैस का जो है बहुत ही बड़ा बादल होगा, और वह बादल का जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वह मतलब काफी करीब आ जाएगा। ठीक है, संचयन हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस का जो विशाल बादल है, इसी विशाल बादल को जो हम क्या कहेंगे, इसी विशाल बादल को जो हम क्या कहेंगे, इसको हम निहारिका कहा जाता है। इसे हम निहारिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, निहारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये पहले विरल गैस का गोला होता है, फिर जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पास में आएगा, ठीक है, तो उसे हम निहारिका कहेंगे। और ये निहारिका में जो है जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होगा, ठीक है, इसी इसी निहारिका में जब हाइड्रोजन का संलयन जो है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस का जो है ये है, जब इसका संलयन जो है वो आपको हीलियम में होने लगेगा, ठीक है, तो यही जो आपको तारा का निर्माण कर लेगा। यह क्या होगा, यह तारा बन जाएगा। ठीक है। जब हम तारा की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ऐसा प्रश्न आता है तो हम बताते हैं
कि तारा का मतलब पहले विरल गैस का गोला होगा, पहले क्या होगा विरल गैस, और विरल गैस से जो है वह जब गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगा तो यह निहारिका का निर्माण होगा, और निहारिका से जो है वह तारे का निर्माण होगा। और इसमें तारे जो है इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक तो पहला नाभिकीय संलयन होगा। तो नाभिकीय संलयन किसका नाभिकीय संलयन, तो यह नाभिकीय संलयन होगा आपका हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होगा। ठीक है, किसका संलयन, तो हाइड्रोजन का संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन किस में होगा, तो हीलियम में हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाएगा। और यह काफी मात्रा में जो है वह क्या करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, काफी मात्रा में ईंधन भी उत्सर्जित करता है। और इसका जो मतलब यह अवस्था जो यानी तारे का अवस्था जो होगा वह प्लाज्मा अवस्था में होगी। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। तो ये पहले विरल गैस का गोला होगा, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बादल चिपक जाएंगे हाइड्रोजन गैस के बादल, तो वह निहारिका का रूप लेगा। और निहारिका से में जो है बहुत ही ज्यादा जब पास आ जाएगा और पास आ जाएगा, तभी वह तारे का निर्माण करेंगे। और तारे का निर्माण में जो है वो नाभिकीय संलयन पूछता है, नाभिक किस प्रक्रिया द्वारा होता है तारे का निर्माण, नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें संलयन किसका होता है, तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होगा, और इसमें जो ईंधन होगा वो प्लाज्मा अवस्था में पाए जाएंगे। बात समझ में आया। तो प्रश्न कह रहा था कि गैस, धूल, अरबों सितारों का जो विशाल संग्रह है वह क्या कहलाएगा, वह हमारा जो आकाश गंगा कहलाएगा। क्लियर है, आकाश गंगा कहलाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन हम करेंगे उसको हम किस नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आया आपको आरआरबी एनटीपीसी 22 फरवरी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में 21/2021 में। तो अब ब्रह्मांड का अध्ययन कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है, आपको एंटीमोलॉजी कहलाता है, या एनाटॉमी कहलाता है। आपको बताना है राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, आपको अगर हम ये बात करें, देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि कॉस्मोलॉजी किसको कहेंगे, हम ब्रह्मांड का अध्ययन जो होगा, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो आपको कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये एनाटॉमी जो है, ठीक है, एनाटॉमी, इसमें शरीर संरचना का विज्ञान पढ़ते हैं। किसका विज्ञान पढ़ते हैं, तो शरीर के संरचना का विज्ञान इसमें पढ़ा जाता है एनाटॉमी में। यानी शरीर के बारे में जो संरचना है हमारी शरीर की, उसकी संरचना का जो साइंस हम पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। और ये एटीमोलॉजी जो होता है, एटीमोलॉजी, ठीक है, एटीमोलॉजी जो है आपको यह व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है, व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, व्युत्पत्ति शास्त्र का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड ऑफ मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ड जो है उसका स्टडी करते हैं हम इसमें व्युत्पत्ति शास्त्र में। यानी कि स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, यानी कि जो शब्द होते हैं ना, शब्द का जो इतिहास के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब शब्द, शब्द मतलब कोई भी शब्द जो हम बात बोलते हैं वो शब्द से ही मिलकर सेंटेंस बनता है। तो शब्द का जो हिस्ट्री है उसका अगर स्टडी करते हैं तब उससे हम कहेंगे एटिमोलॉजी। और ये एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, या एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो मानव जाति का अध्ययन करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यह मानव जाति का अध्ययन करता है। यानी कि मानव जाति या मनुष्य जाति का, मनुष्य जाति का अध्ययन क्या कहलाता है, मनुष्य जाति का अध्ययन जो है, मनुष्य जाति का अध्ययन, ठीक है, या इसी को मानव शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, मानव शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य जाति का अध्ययन या मानव शास्त्र कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, और व्युत्पत्ति शास्त्र यानी स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स वह कहलाता है आपको एटिमोलॉजी। और एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी जो होता है यह आपको शरीर संरचना विज्ञान के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहा जाता है। क्लियर है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन से आकाशगंगा है। यह प्रश्न आपको हम बता चुके हैं।
हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है, ठीक है, हमारे आकाशगंगा जो मिल्की वे है, ये आपका मिल्की वे हो गया, मिल्की वे। तो इस मिल्की वे के जो है नज़दीक एक और आकाशगंगा है, ठीक है, जिसको हमको आपको बताया था एंड्रोमेडा। इसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। और इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी जो है 2 अभी हमने आपको पीछे बताया इसकी दूरी कितनी है, देखिए, देखिए इसकी दूरी जो है आपको 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है। दूसरा प्रश्न जो हमने आपको बताया था, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है ये हमारे आकाशगंगा से जो है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपको 2.5, ठीक है, मिलियन प्रकाश वर्ष। कितनी हो जाएगी? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की जो है आपको दूरी पर है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये इसकी दूरी जो है ये है। और इसमें जो अगर एक और आकाशगंगा मिला देंगे, ठीक है, एक और आकाशगंगा मिला देंगे जिसका नाम जो है वह NGC M33 है। जिसका नाम क्या है? NGC M33, NGC M33, ठीक है। और ये 3 आकाशगंगाओं को अगर मिला देंगे तो इसी को हम सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं, जो हमने आपको बता दिया। यानी मिल्की वे से जो है सबसे नज़दीक आकाशगंगा हम एंड्रोमेडा जो है उसकी दूरी है 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। और यह ठंडे के दिनों में जो है एंड्रोमेडा जो है कैसा दिखाई देता है? तो सिगरेट के सिगार की तरह उसका धुआं जो निकलता है वैसा दिखाई देगा आपको एंड्रोमेडा। और ये 3 आकाशगंगा को हम मिला देंगे तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है वह सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और ऐसा ऐसा अरबों सुपर क्लस्टर है हमारे ब्रह्मांड में। क्लियर है? तो कई सुपर ब्रह्मांड है सबसे बड़ा, उसके बाद सुपर क्लस्टर, उसके बाद आकाशगंगा। आकाशगंगा में फिर हमारा एक छोटा सा पोर्शन है, वह हमारा सौर मंडल। और सौर मंडल में जो एक छोटा सा ग्रह हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी में छोटा सा देश है हमारा भारत, और हम लोग भारत में रहते हैं। सोचिए हमारा अस्तित्व क्या है। तो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे का सबसे नजदीक जो आकाशगंगा जो होगी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है आपको एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, ठीक है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। और यह मिल्की वे से कितनी दूरी पर है? तो आपको 2.5, ठीक है, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है, मिलियन प्रकाश वर्ष, मिलियन प्रकाश प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हमने बताया था आपको? एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। यही मीटर में होगा तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर? पावर 15 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यानी हमारे आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सा है? तो एंड्रोमेडा। अगला प्रश्न देखते हैं, करेक्ट, उस प्लानेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के चचेरी बहन कहा जाता है। किसकी चचेरी बहन कहा जा रहा है? पृथ्वी का चचेरी बहन कहा जा रहा है। तो देखिए पृथ्वी का जो है बहन, सहोदरी बहन, जो हम जानते हैं शुक्र ग्रह को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र ग्रह ऑप्शन में नहीं है। तो लेकिन अब कह रहा है कि जो है पृथ्वी का बहन, चचेरी बहन कहा जाता है, साथ ही साथ उसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हमारा पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसको पृथ्वी, और एक दूसरा पृथ्वी जो है वो हो गया आपको पृथ्वी 2.0। तो उस प्लानेट का नाम बताइए, ठीक है, उस प्लानेट का क्या करना है? नाम बताना है। क्या ऐसा कौन सा प्लानेट है जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन कहा जाता है, या तो पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? केपलर 452b, ठीक है, यूरोपा 31, या वरुण, या तो प्लूटो। ठीक है, और यह प्रश्न आया है कब? यह प्रश्न आया है आपको RRB NTPC 9 मार्च को, ठीक है, आपको सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, किस एग्जाम में? सेकंड शिफ्ट के RRB NTPC में आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा था कि आपको पृथ्वी का चचेरी बहन किसको कहते हैं। देखिए इसमें जो है आपको दो चीज है। पहला एक है आपका केपलर, ठीक है, आपका केपलर आपका 452b, क्या है? 452b, ये केपलर 452b। और एक है आपका, ठीक है, एक है आपका केपलर, ये नाम है ग्रह का, एक है नाम आपका 452। तो ये 452 जो है ये आपका केपलर 452 का जो है वो परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है। ठीक, कहाँ ग्रह है ये? यानी कि ये है आपका केपलर
452, ये आपको केपलर क्या 452, और ये केपलर, और एक और ग्रह है, ठीक है, जिसको जो है आपको ये केपलर 452b कहा जा रहा है, ठीक है, बी कहा जाता है। यह जो है वो इसका क्या कर रहा है, यह जो इसके चारों तरफ जो है परिक्रमा लगा रहा है। जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जो है यह देखा गया था कब, आपको जुलाई 2015 में खोजा गया है। यह कब खोजा गया है, जुलाई 2015 में। इसका खोज कब किया गया है, आपको जुलाई 2015 में। और चूंकि उसको जो है केपलर दूरबीन, अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, तो आपको जुलाई 2015 में इसे खोजा गया था। कब खोजा गया है, जुलाई 2015 में। तो वैज्ञानिकों ने जो है इसे पृथ्वी के बहन या पृथ्वी 2 भी कहा जाता है। यानी कि यह जो आपको केपलर 452, जो केपलर 452 का चक्कर लगा रहा है, जिसे खोजा गया आपको जुलाई 2015 में, ठीक है, जुलाई 2015 में, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जो है पृथ्वी का चचेरी बहन बोलिए, पृथ्वी का बहन बोलिए या चचेरी बहन बोलिए, या हम इसको जो है वह पृथ्वी 2 के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी 2 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। ऐसे शुक्र ग्रह को भी जो है पृथ्वी का सहोदरी बहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्र ऑप्शन नहीं है। तो यह हाल ही रिपोर्ट में जो है वो खोजा गया है जुलाई 2015 में। तो इसे जो है केपलर 452b, और ये केपलर 452b जो है वो केपलर 452 का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसलिए इसे जो हम पृथ्वी का बहन या पृथ्वी 2 के भी नाम से जाना जाता है। मतलब इस पे भी जीवन संभव है लग रहा है। आने वाले समय में हम लोग जाएंगे आपको केपलर 452b पे रहने के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है। कह रहा है कि वह कौन सा नक्षत्र है, आप पूछ रहे नक्षत्र, जिसे जो है नक्षत्र या तारामंडल जिसे हंटर कहा जाता है। हंटर अभी हमने बताया था आपको, इसे जो है मृग तारामंडल भी कहते हैं या ओरियन तारामंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम किस तारामंडल के नाम से जानते हैं, तो हंटर तारामंडल को जो है, ठीक है, हंटर तारामंडल को जो है वो किस नाम से जानते हैं, तारामंडल का अंग्रेजी ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। तो इसे जो है हम ओरियन तारामंडल भी कहते हैं, ओरियन तारामंडल कहते हैं, या तो इसे जो है मृग तारामंडल भी कहा जाता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है मृग तारामंडल। बात समझ में आया। टोटल तारामंडल की संख्या कितनी थी, 88, या कहीं कहीं 89 भी देता है। तो कह रहा है कि वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है, यानी हंटर कहा जाता है। हंटर माने शिकार की तरह कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, उर्सा मेजर को, स्कॉर्पियो को, या ओरियन को, या लियो को, ठीक है। तो ओरियन को ये तो नाम ही दे दिया है, इसका दूसरा नाम है ओरियन। और ये दिखता कैसे है, अभी आपने पीछे भी आपको समझाया था, ये आपको शिकारी की तरह दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, शिकारी की तरह दिखेगा। ये एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ होगा, तो ये देखिए आपको शिकारी की तरह दिखता है। लग रहा है ना कि शिकार है, शिकारी कर रहा है। और इसका जो आपको बेल्ट तारा का जो सबसे नीचे में दक्षिण पश्चिम में, यह ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा होता है। इस तारा का नाम क्या होता है, इस तारा का नाम है साइरस, ठीक है, साइरस तारा, जिसे लुब्धक भी कहा जाता है, ठीक है, जो सबसे चमकीला तारा है। क्लियर है। तो वह कौन सा नक्षत्र जिसे हंटर कहा जाता है, तो ओरियन तारामंडल को जो हंटर कहा जाता है, इसी को है एक नाम और है आपका मृग तारामंडल, ठीक है, इसी को हम मृग तारामंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। अभी हमने आपको बताया ओरियन तारामंडल की मदद से जो है किसका पता लगाते हैं, ठीक है, ध्रुव तारा का, अल्फा सेंटोरी का, या उर्सा मेजर के कोने का तारा, या साइरस। यह पूछा आपको, देखिए रेलवे जेई इलेक्ट्रिकल में आपको 30 अगस्त 2019 को पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कितना आसान प्रश्न आया आपको रेलवे जेई के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ओरियन तारामंडल से किससे किसे खोया जाता है, तो ये देखिए अभी हमने आपको बताया साइरस तारा को, जो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, साइरस तारा। इसे जो है लुब्धक तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, लुब्धक तारा भी कहते हैं। क्लियर है। क्लियर, यानी ओरियन तारामंडल की मदद से जो है वह साइरस तारा को खोजा जाता है, और ध्रुव तारा को खोजा जाता है आपको सप्तऋषि के मदद से। ये हम आगे प्रश्न आएगा तो डिटेल से हम समझाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है, कह रहा है कि हेली धूमकेतु, ठीक है, हेली धूमकेतु जो है अब कब दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन क्या कर रहा है, 2061 में, ठीक है, आपको 2055 में, या 2075 में, या 2070 में,
यह आपको कब प्रश्न आया है? यह प्रश्न आया है आपको आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, 31 जनवरी 2021 को आया है, ठीक है, 31 जनवरी 2021 को। तो पहले हमको समझना होगा कि आपको धूमकेतु क्या होता है, ठीक है, धूमकेतु क्या है, जिसे जो हैली कॉमेट भी कहा जाता है, ठीक है, धूमकेतु। देखिए धूमकेतु जो है, जिसे इसे जो है वो हम पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यह पुच्छल तारा या धूलकण के बने होते हैं। यानी कि पहले हम समझते हैं धूमकेतु, ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी भी क्लियर करते जाएंगे ना। तो सबसे पहले जो है हम जो है वह धूमकेतु के नाम से जानते हैं कि धूमकेतु जो है वह धूलकण के बने होते हैं। किसके बने होंगे? तो धूलकण के बने होंगे धूमकेतु। यानी कि धूमकेतु जो होगा वो किसके बने होंगे? ये आपको धूलकण के बने होते हैं। यानी ब्रह्मांड में जो धूलकण होंगे, ठीक है, उससे बने होंगे आपके धूमकेतु। और यह धूमकेतु को जो है वह अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको जो हम क्या कहते हैं? इसको इसको जो हम कहा जाता है पुच्छल तारा। इसे हम पुच्छल तारा भी कह सकते हैं, या इसी का अंग्रेजी नाम जो है वह कॉमेट होता है। क्या नाम होता है? कॉमेट होता है आपको धूमकेतु का अंग्रेजी नाम। कह रहा है कि ये धूलकण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर जो है परवलयाकार पथ पे लगाते हैं। यानी कि यह अगर सूर्य है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं हम, यह हमारा सूर्य है यानी कि सन है, तो सन का देखिए ग्रह भी जो है वो परवलयाकार पथ पे चक्कर लगाता है, और यह जो है आपको ये भी जो है यानी कि धूमकेतु भी जो है वह सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाता है। और यह सूर्य का चक्कर जो है परवलयाकार पर पथ पर लगाएगा, यानी कि यह हो गया आपको धूमकेतु। और जब सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर ये जलने और चमकने लगते हैं, और इसकी पूंछ जो है वह सदैव जो है वह सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी। यानी कि जैसे जो है ये आपका सूर्य जैसे ये घूमते रहेगा, हाँ ये घूमते रहेगा, और जैसे सूर्य का नजदीक आएगा तो ये तापमान पा करके क्या होगा, ये जलने लगेगा। और ये जल करके जो है इसका जो है आपका जो धुआं वगैरह जो जलवाष्प वगैरह रहेगा वो सूर्य से ठीक विपरीत दिशा में आपको दिखाई देगा। और इसका पूंछ जो है सदैव क्या होगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो यह आपको विपरीत दिशा में होगा, ये ऐसे, इसी को हम धूमकेतु कह रहे हैं। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे? धूमकेतु कहेंगे। तो यह जो पुच्छल तारा या धूमकेतु जो है इसका जो है खोज किसने किया? ये तो समझ में आ गया धूमकेतु किसके बने होते हैं, तो धूलकण के बने होंगे, धूलकण के बने होंगे। और यह सूर्य के जो है वह चारों तरफ परवलयाकार पथ पर लगाते चक्कर लगाते रहेंगे। और यह धूलकण का जो है मतलब संघनित होकर के यह गुरुत्वाकर्षण कारण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और जब सूर्य के चारों तरफ जब घूमते रहेंगे तो सूर्य के पास जब नजदीक पहुंचेगा तो सूर्य का तापमान पा करके यह जलने लगेगा, और जल करके जो है इसका जलवाष्प का जो धुआं होगा, ठीक है, वह सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। यानी कि ये इधर से घूमेगा फिर इधर से ऐसे ये घूमते चक्कर लगाते रहेगा। और इसका जो पथ होता है और ग्रह का पथ जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटता, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाता है और दूसरे ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन ग्रह का पथ यानी कि रास्ता और धूमकेतु का रास्ता ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, नहीं तो टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको धूमकेतु का सबसे पहला खोज किसने किया गया था? तो धूमकेतु का जो है खोज किया गया था आपको टाइको के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? टाइको के द्वारा जो है सबसे पहले खोजा गया था धूमकेतु को। और कई तरह के धूमकेतु हैं, ठीक है, कई तरह के जो है धूमकेतु होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट धूमकेतु है सेकी। इसका नाम क्या है? सेकी। ठीक है, सेकी पुच्छल तारा जो है ये आपको कब दिखाई देगा? तो ये आपको दिन में दिखाई देता है। ठीक है, सेकी पुच्छल तारा कब दिखाई देता है? 3 दिन में दिखाई देता है। दूसरा एक जो एग्जाम में पूछता है वो होता है एरकी पुच्छल तारा। ठीक है, एरकी पुच्छल तारा जो है वो आपको 7600 वर्ष के बाद दिखाई देगा। यह कब दिखाई देगा? 7600 वर्ष के बाद, सॉरी हाँ 7600 वर्ष के बाद। और तीसरा जो होता है, ठीक है, यह आपको हेली पुच्छल तारा होता है। ठीक है, हेली पुच्छल तारा जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी हेली पुच्छल तारा या धूमकेतु इसको कह सकते हैं। और यह आपको दिखाई देता है आपको 76 वर्ष में दिखाई देता है। ठीक है, 76 वर्ष में दिखाई देगा। लास्ट जो दिखाई दिया था, यानी कि यह जो हेली धूमकेतु जो है ये जो लास्ट दिखाई दिया था, यह आपको दिखाई दिया था आपको 3 फरवरी, 3 फरवरी नहीं दिखेगा नहीं, लास्ट कब दिखाई दिया था? यह आपको दिखाई दिया था 3 फरवरी नहीं, 9 फरवरी। यह आपको लास्ट दिखाई दिया था 9 फरवरी 1986 को। ठीक है, ये लास्ट दिखाई दे दिया था, यानी 86 बीत गया। आगे जो दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जो दिखाई देगा
वह कब दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा 3 फरवरी, ठीक है, 2062 को, ठीक है। यानी कि 3 फरवरी 2062 को जो है यह हेली पूछल तारा जो है यह आपको अगेन दिखाई देगा, जिसे जो है धूमकेतु या कॉमेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? तो इसका खोज जो है वह टाइको ने किया। बात समझ में आया? इसका खोज जो है वह टाइको ने किया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्रश्न पूछ रहा था कि हेली धूमकेतु या हेली कॉमेट, ठीक है, अब कब दिखाई देगा? ठीक है, तो 2062 तो दिया नहीं है, ठीक है, यानी कि उससे करीब कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पूछ देगा तब क्या कब हो जाएगा? तो 3 फरवरी 2062 को जो है आपको यह दिखाई देगा, अगेन दिखाई देगा। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ जाए। तो धूमकेतु का जो है मुख्य रूप से 3 भाग होगा, ठीक है। पहला कहलाता है नाभि। क्या कहलाएगा? नाभि। यह धूमकेतु का जो है मुख्य स्थायी भाग होता है, जिसमें जो है ये नाभि में क्या क्या रहेगा? आपको धूल रहेगा, ठीक है, बर्फ रहेगा, ठीक है, बर्फ रहेगा, साथ ही साथ अन्य ठोस पदार्थ होंगे। अन्य ठोस पदार्थ जो है वो आपको नाभि में होगा। दूसरा जो है कहलाता है कोमा। इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। ये आपको ऐसे समझ लीजिए ना, ये आपको है, ये आपको ऐसे ऐसे पुच्छल तारा पूछ रहेगा तो इसको पुच्छल तारा कहेंगे। यही इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कॉमेट कह रहे हैं, या धूमकेतु या पुच्छल तारा कह रहे हैं। तो इसका जो है एक तो नाभि हो गया। नाभि मतलब कि यह आपका मुख्य अस्थाई भाग है, यानी बीच वाला भाग। कोमा जो है यह आपको शीर्ष का भाग है, यानी कि कोमा जो है, चलिए लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम वहां पर दिखा देंगे, ठीक है। यह आपको शीर्ष का भाग होता है कोमा, और जिसमें जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैस होंगे। कोमा में क्या होगा? इसमें आपको जल होंगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, और इसके अलावे जो है इसमें गैसों के बादल होंगे, यानी कि गैस होंगे। तीसरा जो होता है इसका, अब नाभि हो गया माने बीच का पोर्शन हो गया, कोमा जो है शीर्ष का पोर्शन हो गया, आगे वाला पोर्शन, और एक हो गया आपका, बाकी बच गया आपको पूछ, यानी पीछे वाला पोर्शन। तो पूछ जो है, एक हो गया आपको पूछ, चलिए पूछ लिख देते हैं, ठीक है। एक हो गया पूछ, यह आपको पीछे का हिस्सा होगा, यह आपको पीछे का हिस्सा होगा। जो फुहारे के रूप में जो है गैसों के जो अवशेष होंगे, जो जलने के बाद जो निकलेंगे, वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यानी गैस के अवशेष, यानी आफ्टर बर्निंग, वह दिखाई देगा आपको पूछ के पास दिखाई देगा, गैस के अवशेष दिखाई देंगे। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वह उछल तारा कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन क्या कह रहे हैं? इसको हम नाभि कहेंगे। ये पोर्शन जो शीर्ष वाला पोर्शन है इसको कोमा कहेंगे, और ये जो पोर्शन है इसको हम पूछ कहेंगे, ठीक। और यह जो है सूर्य के चारों पर वलयाकार पर चपत पर चक्कर लगाएगा, और यह जो है कभी भी दूसरे ग्रह से जो है वह आपको मतलब रास्ता टकराएगा नहीं, धक्का नहीं मारेगा, ठीक है। और ये जो है 3 पूछल तारा जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सेकी पूछल तारा जो कि दिन में दिखाई देता है, एरकी पूछल तारा जो 7600 वर्ष में दिखाई देता है, और हेली पूछल तारा यह 76 वर्ष में दिखाई देता है। लास्ट कब दिखाई दिया था? तो 9 फरवरी 2086 को। अगला कब दिखाई देगा? 3 फरवरी 2062 को। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 2062 दिया नहीं है तो 2061, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि डैश एक प्रसिद्ध तारा मंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, और इस तारा कब देखा जा रहा है? तो शाम में देखा जा सकता है, और इस तारा मंडल को जो है वो शिकारी कहा जाता है। फिर वही रिपीट प्रश्न, ठीक है। शिकारी ने हंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह पूछा RRB NTPC 16 जनवरी 21 में। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, आपको मैंने कंसेप्ट समझा ही दिया है। तारा मंडल जो है वह संघ तारों का समूह होता है, साथ ही साथ गैस धूलकण भी रहेंगे उसमें। तारामंडल की संख्या कितनी थी? 88, कहीं कहीं 89 देती है। और सबसे प्रमुख तारामंडल जो है आपको 2 है, हाइड्रो और सेंट्रो। जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल जो आपको हाइड्रा तारामंडल होता है, और जो शिकारी की तरह जो तारामंडल दिखता है उसे हम ओरियन तारामंडल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ओरियन तारामंडल, या इसी को हम शिकारी हंटर तारामंडल, या इसे हम मृग के नाम से भी जानते हैं। और इसके मदद से कौन सा तारा खोजा जाता है? तो साइरस तारा खोजा जाता है। हमने पीछे का प्रश्न में आपको बताया है। कौन सा तारा? तो साइरस तारा, जो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगेन 15 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए,
और आप अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आपका तैयारी एकदम हलवा टाइप से कर देंगे, टेंशन नहीं है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।